हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक। ठीक है, तो अभी ये सेकंड सेशन है आपका और अपनी सीरीज चल रही है ना। बहुत ही फेमस सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के सभी जो लेक्चर्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर गेट सेट क्लासेस पर अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज का ये नेक्स्ट सेशन है। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट 5 एजेस नेमली आपकी एलिजाबेथन एज तक जो है कवर किया है। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा है कि चीजें कैसे कैसे दरमियान चलते हुए आ रही हैं। ठीक है, और कैसे थी जो जो थीम्स हैं, स्टाइल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एवरी पर्टिकुलर एज वो डेवलप कर रही हैं। साथ में हमने मेजर ऑथर्स और उनके मेजर वर्क्स को भी डील किया है। ठीक है, तो इन कंटिन्यूएशन टू दैट हम एक फटाफट से एलिजाबेथन एज का रिकैप लेते हुए अपनी जर्नी को रिज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आई होप बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको सेशन में। तो जरूर एक गुरु दक्षिणा के तौर पे ही सही बट लाइक जरूर आप करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे मजेदार लेक्चर्स, ऐसे माइंड मैपिंग लेक्चर्स जो हमेशा आपके साथ रहें, मिलते रहें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो एलिजाबेथन एज की हम बात कर रहे थे, जिसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं। 1558 से 1603 इसका पर्टिकुलरली स्पैन रहता है और इसमें हमें देखने को मिले मजेदार वर्क्स, है ना, जो मतलब प्रॉपर एकदम मतलब द कलरफुल वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द ब्राइटेस्ट कलर्स। ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई कैसे यहाँ पे ट्यूडर डायनास्टी जो है पॉलिटिकली स्टेबल हो गई है थ्रोन पे, और एक सूर्य हमेशा उदय रहता है किसके राज में, क्वीन एलिजाबेथ के। ठीक है, और इनका जो रेन है, टाइम है 1558 से 1603 तक ये राज करती हैं और गोल्डन एज इनके टाइम्स इस पर्टिकुलर पीरियड को कहा जाता है। रेनेसां में आप देखेंगे कि ये पूरी तरह पुनर्जागरण हो चुका है चीजों का। सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है भर भर के इटली एंड रोम से आ चुकी हैं। ठीक है, चलो, तो 1588 में जो इंग्लैंड है वो हरा देता है स्पेनिश आर्माडा को, डिफीट कर देता है और ग्लोब थिएटर आ जाता है 1599 पे थेम्स रिवर पे। थीम्स जो है वर्क्स में लव, ब्यूटी, नेचर, पेट्रियोटिज्म, ये सभी फेवरेट थीम्स हैं उस टाइम के वर्क्स की। सोनेट आता है, इंग्लिश सोनेट, जिसको 14 लाइन लव पोम आप कहते हो। ठीक है, ये आता है, बहुत पॉपुलर भी होता है। ब्लैंक वर्स आता है, और ये सब हमने पढ़ा था कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री प्लेज, ये सब जो है आनी इस समय पे शुरू हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, टावरिंग फिगर यहाँ पे हमें पता ही है, विलियम शेक्सपियर, द अनबीटेबल लेजेंड ऑफ द एज। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर टाइम्स, है ना। तो हमेशा ही इनके काम जो हैं जीवंत हैं, है ना। समय समय बीत जाता है पर इनके काम जो हैं हमेशा बने रहते हैं। नाउ 154 सॉनेट्स, 37 प्लेज, जिसमें हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो जूलियट, ओथेलो, किंग लियर और एज यू लाइक इट और मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर, सिम्बेलिन, टेम्पेस्ट एंड व्हाट नॉट, है ना। बहुत सारी प्लेज इन्होंने लिखी हैं और इनकी प्लेज जो कि मतलब हम हर बार पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं इनकी प्लेज से। लेकिन अगर आप इधर पढ़ रहे हैं तो आप देखोगे कि इन आवर क्लासेस यू विल फाइंड कि आप बहुत अच्छे से उन प्लेज को याद रख पाएंगे कि अच्छा ये स्टोरी थी, मजे से, बिल्कुल बहुत अच्छे स्टाइल में जो है एक स्टोरी लाइक तरीके से आपको उन प्लेज को जो समझाया जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए, साथ में क्रिस्टोफर मार्लो हैं इस एज में, जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टर्स वाला वर्क लिखा है। ठीक है, वेरी फेमस। एडमंड स्पेंसर, जो कि फेरी क्वीन लिखते हैं। ठीक है, और आर्चेक लैंग्वेज यूज करते हैं। इनसे DSSB में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इनके मतलब DSSB क्वेश्चंस मतलब जो डिसिप्लिन है ना उनके, एक एक डिसिप्लिन में उनके 10-10, 12-12 क्वेश्चन सारे स्पेंसर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितने इंपॉर्टेंट हैं ये। और नॉट ओनली DSSB, हर एग्जाम में KVS, NPS, TGT, ऑल एग्जाम्स, वेरी फेमस। फ्रांसिस बेकन एसेइस्ट हैं, इंग्लिश एसेइस्ट। ठीक है, तो मॉन्टेन जो एसेइस्ट हैं उनको अगर आप देखोगे तो वो ओवरऑल फादर हैं ऑफ एसेज, और इंग्लिश एसेज के फादर फ्रांसिस बेकन है। इसके साथ साथ बेन जॉनसन, जॉन लिली, थॉमस नैश, सभी यूनिवर्सिटी विट्स यही आपको देखने को। ठीक है, और यूनिवर्सिटी विट्स से ही कहीं ना कहीं शेक्सपियर जो है काफी इंस्पायर्ड। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैकोबियन एज से हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं।
तो जो आपका जैकोबियन एज है, आप देखोगे कि a king from Scotland यहाँ पे आ गए हैं. क्वीन एलिजाबेथ वन फाइनली लाइक शी डाइड इन 1603 एंड शी हैड नो हेयर, लाइक शी हैड नो हेयर एंड कोई बच्चा नहीं था उनका, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंग्लिश क्राउन था वो आपका जो रॉयल कजन थे नियर बाय, ठीक है, किंग जेम्स सिक्स्थ को जो है वो क्राउन जो है फाइनली पास हो जाता है, ठीक है. और वो किंग जेम्स सिक्स्थ जो स्कॉटलैंड के थे वो किंग जेम्स द फर्स्ट बनते हैं इंग्लैंड के. ऑलवेज कीप इन माइंड, किंग वो सिक्स्थ किंग है स्कॉटलैंड, बट किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड वो बनते हैं, ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जैकोबियन इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो जेम्स टाइटल से एल्यूड करता है, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखोगे साथ में क्या हुआ था, पहली बार जो रोमन डेज थे, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड वर नाउ लाइक स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो थे वो साथ में अब एक ही किंग के अंडर में जो है, मतलब एक ही किंग उन पर रूल कर रहा है, ठीक है. और इसी वजह से इस पर्टिकुलर एज को यूनियन ऑफ क्राउन्स पे कहा जाता है कि भाई उस स्कॉटलैंड के तो ये सिक्स्थ किंग हैं और इंग्लैंड के फर्स्ट हैं और इन दोनों को ही किंग जेम्स रूल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यूनियन ऑफ क्राउन, ठीक है. फिर एक गन पाउडर प्लॉट भी इनके अगेंस्ट जो है एक प्लॉटिंग जो है की गई थी, है ना. और ये शॉकिंग था कि 1600s के आसपास इन द मंथ ऑफ नवंबर इट हैपेंड कि कैथोलिक एक प्लॉट ब्लो अप किया गया, जहां पे जो किंग की पार्लियामेंट, जहां पे मतलब जहाँ पे किंग की पार्लियामेंट की सीटिंग होती थी, पार्लियामेंट थी किंग की, वहां पे गन पाउडर बैरल्स जो हैं आपके छिपाए गए थे. और फिर आप देखोगे कि गाय फॉकीज की ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है एक्सप्लोड कर गई थी, पता चल गया था इसके बारे में. और आज भी गाय फॉकीज के जो जैसे वो कहते हैं ना पुतले, वो उनको जो है आज भी उनको जो है लोग इंग्लैंड में सेलिब्रेट करते हैं एज अ फेस्टिवल, ठीक है. तो ये गन पाउडर प्लॉट की पूरी स्टोरी थी. और किंग जेम्स की जो बाइबल थी, फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर एक किंग ने जो है अपनी बाइबल रिलीज की थी 1611 वाली. हमेशा इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है. और इसको मतलब इसके साथ ना मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स जुड़े हुए थे, ऑलमोस्ट मोर देन 40 स्कॉलर्स वर लाइक इन ट्यून टू ब्रिंग अप दिस किंग्स बाइबल ऑफ 1611, ठीक है. साथ में ब्रिटिश एम्पायर का यहाँ पे बर्थ देखने को मिलेगा, है ना, कि जैसे वर्जीनिया में जेम्स टाउन यहाँ पे जैसी जगहें जो हैं फाइंड की गई थी. और साथ में मतलब न्यू इंग्लैंड सेटअप हुआ था, वो सब मतलब अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट है, वो हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है. तो ये सब था इस पर्टिकुलर एज में, और थीम्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल देखते हैं कि किस तरह से रिवेंज ट्रेजेडी यहाँ पे पनप कर आती है, ठीक है. द बर्थ ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी इन द टाइम ऑफ जैकोबियन एज, ठीक है. हमने बताया आपको कि क्वीन एलिजाबेथ पास्ड अवे in 1603 and King James the one of Scotland took the English throne, hence Jacobean इसको बोला जाने लगा, है ना. किंग जेम्स की वजह से इस एज का नाम जैकोबियन एज पड़ा. तो मैंने आपको अभी बताया कि गन पाउडर प्लॉट हुआ था 1605 में, दैट शॉक्ड द नेशन. और ये इट हैपेंड अराउंड इन नवंबर के मंथ. द ग्रेट किंग जेम्स बाइबल भी आई थी 1611 में. काफ़ी स्कॉलर्स लगे थे इसमें, अराउंड 45 स्कॉलर्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था अपना, तब जाके ये बाइबल जो है फाइनली रिलीज हुई थी. अब यहाँ पे मूड जो है डार्कर हो गया था, ठीक है. व्हाट हैपेंड, हाँ, रिवेंज ट्रेजेडी जो है यहाँ पे आने लगी, ठीक है. ब्लडी मैड एंड फुल ऑफ घोस्ट्स, है ना. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी रिवेंज ट्रेजेडी. मेटाफिजिकल पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे. मेटा बियॉन्ड फिजिकल, बियॉन्ड द फिजिकल स्पेस जो कि यूज करते थे कॉन्सीट्स, है ना. तो वो मेटाफिजिकल पॉइंट्स जिनमें लीड कर रहे थे जॉन डन, वो अपीयर करते हैं अपने शार्प विट और क्लेवर कंसीट्स, है ना, जो टू लवर्स को दिखाते हैं. एक मैग्नेटिक नॉट मैग्नेटिक, एक कंपस की लेग्स को कंपेयर करते हैं टू लवर्स, है ना. तो ऐसे ऐसे कॉन्सीट्स जो है मेटाफिजिकल पॉइंट्स जो है यूज करते हैं.
तो शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज भी इस टाइम पर लिखी गई थी, ठीक है। तो इन ट्रेजेडीज को हम एलिजाबेथन एज की जगह ज्यादातर 1603 के बाद की प्रोडक्शंस होने की वजह से इनको हम जैकोबियन एज में लेकर आते हैं। बेन जॉनसन भी इस एज के एक प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं, जिनका वर्क था वॉलपॉन, है ना, द साइलेंट द फॉक्स वाला वर्क था इनका ये, ठीक है। जॉन वेबस्टर, ये बहुत कॉमिकल वर्क है ना, इसको हम पढ़ेंगे जब हम बेन जॉनसन को पढ़ेंगे। जॉन वेबस्टर का आप डचेस ऑफ मल्फी देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू द लाइक इन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से। जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल राइटर है, इनकी द सन राइजिंग एंड द होली सोनेट्स इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं पोइट्री, ठीक है। तो वेलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, सनराइजिंग, डेथ बी नॉट प्राउड, बेटर माई हार्ट, बहुत सारे वर्क्स। जॉन डन इज मैजिकल, है ना, उनके वर्क्स में इट्स यू फाइंड मैजिक। तो वो सब हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी जॉन डन। तो जैकोबियन एज का पता चला आपको, पता चला ना कि कैसे किंग जेम्स ने चीजों को जो है टेक ओवर किया और कैसे कैसे राइटर्स और फेमस वर्क्स डेवलप हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। सो अब हम देखेंगे सेवेंथ पीरियड आपका कैरोलिन एज जिसको बोलते हैं। तो जो कैरोलिन एज है, यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली ये जो है ये ब्लेंडिंग है इन दोनों एजेस, ठीक है। यहाँ पे हम इन दो पर्टिकुलर छोटी छोटी ये एजेस हैं, इनका हम देखेंगे कि किस तरह से जो है चीजें आगे डेवलप। तो कैरोलिन एज में क्या था, देखो आपको पता ही है कि सबसे पहले किंग जेम्स वन जो है वो रूल कर रहे थे। अभी किंग जेम्स वन के रूल के बाद उनके बेटे चार्ल्स द फर्स्ट का रूल होगा अल्टीमेटली, है ना, तो वो इंग्लिश थ्रोन को संभालेंगे। और जो है ये नाम भी, मतलब इस पर्टिकुलर एज का ये नाम किंग कैरोलस, है ना, कुछ फ्रेंच एल्यूजन्स हैं इस नाम से। तो किंग कैरोलस या फिर चार्ल्स की एज की वजह से इसको हम कैरोलिन एज कहते हैं, ठीक है। तो वो किंग, वी गेट द वर्ड कैरोलिन फ्रॉम द वर्ड कैरोलस, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि इसको हम कैरोलिन एज कैसे कहते हैं। फिर आप देखोगे कि जो ये किंग चार्ल्स द फर्स्ट थे, इनके खुद के मोरल्स बहुत अलग थे किंग जेम्स द फर्स्ट से, ठीक है। अब ये क्या करते थे, इनके छोटे छोटे लाइक कुछ सिग्निफिकेंट चीजें थी, रिलीजन, मनी, इनकी खुद की द पावर्स ऑफ अ किंग, है ना, इन सब चीजों को लेकर इनके खुद के जो व्यू पॉइंट्स थे वो बहुत अलग थे। तो ये पार्लियामेंट के साथ हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, ठीक है। ही वॉज हैविंग टोटली लाइक डायमेट्रिकली अपोजिट व्यूज व्हेन ही हैड टू फेस द पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हो गई क्या, एक लड़ाई, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिविल वॉर। और ये आप देखोगे ये स्टार्ट होती है आपके 1642 में और चलती है अराउंड 1650 तक, है ना। तो लगभग 8 से 9 साल तक आपकी ये लड़ाई चलती रही। और ये लड़ाई बेसिकली हुई किसके बीच में, रॉयलिस्ट लोग थे और साथ में थे पार्लियामेंटेरियंस, है ना। तो जो रॉयलिस्ट लोग थे ना, उनके काफी लाइक टोटली किंग्स पीपल जिनको आप बोलोगे, है ना, लॉन्ग कर्ल्ड हेयर थे उनके। और जो पार्लियामेंटेरियंस थे, दे हैड लाइक प्योरिटन, है ना, जिनको राउंड हेड्स भी बोलते हो, तो उनके शॉर्ट प्लेन हेयर थे, मतलब यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द हेड। एंड ये थी इंग्लिश सिविल वॉर। तो बस वो किंग जो चार्ल्स थे, इनके कुछ खुद के नोशंस थे चीजों को लेके, और जिसकी वजह से लड़ाई हुई, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे जाके आप देखोगे 1649 में बेहेड कर दिया गया इन किंग को। किस किंग को, किंग द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट। तो 49 में लाइक जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको रूल कर रहे थे ओलिवर क्रॉमवेल, है ना, और वो जीत गए थे। और उसकी वजह से जो है फाइनली किंग चार्ल्स द फर्स्ट को बिहेड कर दिया। फिर 1649 से 1660 का आपका टाइम पीरियड ये वाला है, सिविल वॉर। एंड 1649 से 1660 जो आप देखोगे, इस दौरान जो है हम इसको कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं, जिसमें मतलब कोई भी मजा नहीं था, है ना, टोटली मतलब रिलीजियसली रिलीजन को ही फॉलो किया जाता। तो इंटररेग्नम इसको बोलते हैं। और जो मैं पहले बोल रही थी इन द लास्ट सेशन, इसको लॉर्ड प्रोटेक्टर के मतलब कॉमन ओलिवर क्रॉमवेल के साथ साथ जो है लॉर्ड प्रोटेक्टर इनको कहा गया था। तो इस वजह से इनको प्रोटेक्टोरियन गवर्नमेंट कहते थे, आयरन गवर्नमेंट, ठीक है। और इस पूरे गैप को देखो, मोनार्की चली गई है,
है ना। मोनार्की चली गई थी किसके साथ? जैसे ही किंग चार्ल्स द फर्स्ट की को बिहेड किया गया, एग्जीक्यूट किया, है ना, तो एग्जीक्यूशन बेसिकली, तो उस टाइम पे ही चली गई थी। और अब जब तक रिस्टोर होगी, जब तक चार्ल्स द सेकेंड आ रहे हैं, फ्रेंच से वापस आ रहे हैं वो, ठीक है, उनके हियर, तो वो आ रहे हैं वापस, तो ये बीच का जो समय है जिस टाइम पे कॉमनवेल्थ पीरियड जिसको कहा जाता है, जिससे बेहद नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उस पीरियड को आप कहोगे कॉमनवेल्थ पीरियड, या फिर आप कहोगे सिविल वॉर। सिविल वॉर क्योंकि 1649 42 से 50 तक तो आपका सिविल वॉर चला था, यू कैन राइट 1642 से 1649 तक आपका सिविल वॉर था, और फिर 1649 से 1660 ये 10 साल का समय आपका इंटररेग्नम पीरियड है। अब यहाँ पे ना इस इंटररेग्नम पीरियड पे बहुत सारे मतलब देयर वर लाइक व्हाट वी से लाइक यू कुड नॉट एक्सप्रेस एवरीथिंग दैट इजीली, ठीक है। बहुत भयंकर टाइम था, थिएटर्स बंद हो गए थे, ठीक है, कोई भी मतलब किसी भी तरह की मौज मस्ती अलाउड नहीं थी, आप थिएटर नहीं जा सकते हो, आपको मॉडेस्टली कपड़े पूरे अच्छे कवर्ड कपड़े पहनने हैं और ये सब, और कुछ पर्टिकुलर मोरल्स हैं जिनको फॉलो करना है, आपको चर्च अटेंड करना है, आपको ये है वो है, तो इस तरह का रूल जो है लोगों पे होने लगा। अब टाइम बीतता रहा और ऑलमोस्ट 18 ईयर्स तक ये सारा जो है ड्रामा इनका चलता रहा, ठीक है। द इंग्लिश ड्रामा ऑलमोस्ट डाइड, है ना, और जो इंग्लिश ड्रामा बेसिकली जो हो रहा था वो सब 18 ईयर्स तक सब बंद, नथिंग, बिकॉज ये लोग लड़ ही रहे हैं अपनी राइट्स के लिए भाई। अभी तक चीजें स्टेबल कुछ हुई थी एलिजाबेथन टाइम पे, अब फिर दिक्कत हो गई है। अब क्या होगा? रिस्टोर हो जाएगी मोनार्की, देखते हैं। उससे पहले हम कैरोलिन एरा जो सिविल वॉर का देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब बता दिया है। 1649 में जो है चार्ल्स द फर्स्ट वॉज beheaded, ठीक है, एंड इंग्लैंड बिकेम अ रिपब्लिक, रिपब्लिक बन गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया। इंटररेग्नम पीरियड अंडर किसके राज में? ओलिवर क्रॉमवेल, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड प्रोटेक्टर बोलते हैं इनको। टू राइवल ग्रुप्स हुए ऑफ पोइट्स स्टूड अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पे लड़ाई हो रही है दो पोएटिक ग्रुप्स की, किसकी? केवेलियर पॉइट्स की और मेटाफिजिकल पॉइट्स की। केवेलियर पॉइट्स जो रॉयलिस्ट हैं, जो स्वीट लिरिकल पोम्स लिखते हैं अबाउट कार्पे डिएम। कार्पे डिएम का मतलब क्या होता है? सीज द डे। It's a, I think it's a French phrase which means seize the day, है ना, उस मोमेंट को जी लो, हर पल को जी लो, है ना, तो वो उस टाइप का है ये थीम। मेटाफिजिकल पॉइट्स का आपको पता ही है, जॉन डन का ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे, वाइल प्योरिटन लिटरेचर वाज सीरियस एंड मोरली स्ट्रिक्ट। ये तो आपको पता ही है कि भाई जॉन डन तो पहले के है ना, लेकिन इनके साथ जो है एक ओपोजिशन हुआ। फिर जॉन मिल्टन की अगर आप बात करोगे तो वो इस टाइम के एक एमिनेंट ऑथर बने। जॉन मिल्टन बिलोंग्स हियर इन हिज अर्ली फेज। आप देखोगे लिसिडस, कॉमस एंड एरियोपेजिटिका। एरियोपेजिटिका आपको पता ही है ना, वो स्पीच से रिलेटेड जो था, इनका एक वर्क था, प्रेस से रिलेटेड। हिज ग्रेट डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्री स्पीच से रिलेटेड इनका एक वर्क था एरियोपेजिटिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। तो जॉन मिल्टन इसी टाइम के आपके राइटर हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इस एज का पूरा एक जो सेशन आपका रहेगा उसमें। हम बात करते हैं अगले राइटर की, एंड्रयू मार्वल, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने लिखा था टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है और ये ऑथर है, ठीक है। नाउ एंड थॉमस हॉब्स का एक वर्क था लेवियाथन, द फ्री स्पिरिट, है ना। लेवियाथन एक वर्क था 1651 में लिखा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, थॉमस हॉब्स का, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेज, रिस्टोरेशन पे आ गए। अब हमें पता चल रहा है भाई चीजें कैसे कैसे लाइक प्रोसीड कर रही हैं। तो रिस्टोरेशन में आप देखोगे रिटर्न ऑफ द किंग। अब जो 11 ईयर का लगभग 11 साल लंबा प्लस सिविल वॉर का टाइम जोड़ लो, 8 to 9 ईयर्स, लगभग 18-19 साल से जो इंग्लिश ड्रामा बिल्कुल बंद, सब कुछ बंद कर दीजिए, वो वाला समय बीत गया है। अब वापस आ गए हैं कौन? मोनार्की। मोनार्की रिस्टोर हो गई है, वापस आ गए हैं चार्ल्स द सेकेंड। और ये छुपे हुए थे, आपको पता है, ये फ्रांस गए थे और फ्रांस से वापस आ गए हैं। और मोनार्की ने यहाँ पे यानी कि फिर से जो है ताज जो है एक रिस्टोर हो चुका है।
रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ठीक है। इसको मतलब अब आप देखोगे बहुत बड़ा बदलाव हुआ इसमें। क्या हुआ, थिएटर्स जो कि 1642 से ही बंद थे वो फाइनली खुल गए। चलो भाई पब्लिक आ जाओ स्टेज पर, है ना। और स्टेज पे पब्लिक को अब एक नया फ्लेवर देखने को मिला। क्या दिखा, वुमेन एक्टर्स। वुमेन एक्टर्स जो कि बहुत कम, पहले वेरी लेस, नेग्लिजिबल देखने को मिलते थे, अभी वुमेन एक्टर्स देखने को मिलते हैं। और उससे पहले जो है फीमेल रोल्स यूजुअली बॉयज किया करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपको बता रही हूँ इस एज की, इसको आप याद रखें। बट उसके साथ साथ फिर यार दिक्कतें तो आती ही हैं, कुछ क्रूसेड्स हो जाते हैं, कभी बीमारियां फैल जाती हैं, और कभी 10 चीजें और आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी कौन क्या आ गया, किंग तो वापस आ गया, चीजें कुछ रिलैक्स होनी शुरू हुई, पर आ गया ग्रेट प्लेग। ग्रेट प्लेग आ गया, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन आ गया। और आपको पता है ये सब जो इवेंट्स हैं, ये कोई डायरिस्ट है, बताइए कौन डायरिस्ट था जिन्होंने अपनी डायरी में ये सारे इवेंट्स लिखे थे। सैमुअल पेपीज। सैमुअल पेपीज हमें पता है ही वाज द डायरिस्ट, और ये सारे के सारे द ग्रेट फायर ऑफ लंदन और ग्रेट प्लेग और एक ही पर्टिकुलर इवेंट और था, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है उन्होंने अपने वर्क्स में लिखे थे। और ये कह रहे थे दैट द फ्लेम्स वर सो हाई एज इफ किसिंग द स्काई। तो ये सब हमें सैमुअल पेपीज की डायरीज में देखने को मिलता है। रिस्टोरेशन एज की हम बात करेंगे, 1660 का दौर शुरू हो गया है। 1660 का दौर शुरू हो गया है और प्योरिटन एक्सपेरिमेंट बंद हो गया है, और चार्ल्स द सेकंड आ गए हैं, जोरों शोरों से आए हैं, फ्रांस में छिपे हुए थे, ठीक है। और मोनार्की को इन्होंने आकर रिस्टोर कर दिया है, ठीक है। पर लंदन पे एक आपदा आ गई है, ग्रेट प्लेग वाली, 1665 में जो हुआ था। और ग्रेट फायर कब हुई थी, 1666 में। एंड रॉयल सोसाइटी लॉन्च हुई थी जिसने मॉडर्न साइंस लॉन्च की। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट में, जिसमें सैमुअल पेपीज की जो डायरी है, ठीक है, उन्होंने कौन कौन से इवेंट्स को जो है जॉट डाउन किया है अपनी डायरी में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। नाउ इन वर्क्स में, इस टाइम पे जो वर्क्स थे उनमें विट, सटायर, सोशल कॉमेडी, ये सब जो है एट द हार्ट ऑफ द एज रहेगा। हीरोइक कपलेट जो है शुरू हो गया है, जो कि जॉन ड्राइडन जो है यहाँ पे हीरोइक कपलेट को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आपको पता ही है ना, हीरोइक कपलेट 2 लाइन्स है ना, कपलेट, कपलिंग ऑफ लाइन्स। फिर अब अ न्यू यॉनर इज बॉर्न, यहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स आती। अब पता है एकदम से सब कुछ बंद हो गया था, तो एकदम से सब कुछ खुला है। अब आप देखोगे कि कुछ राइटर्स हैं ना, वो इतना नाजायज फायदा उठाते हैं इन चीज़ों का, कि उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें आपको व्हाट दे कॉल इट, मतलब कुछ पैम्फलेटिंग हुई थी, और यहाँ पे कुछ इश्यूज हुए थे। यहाँ पे हम राइटर्स को देखेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। और बिल्कुल दे वर नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। they used very obscene images and very weird sort of writing, not moral, ठीक है। इमोरल प्लेज और इमोरल स्टैंडर्ड्स आ गए थे चीजों में, ठीक है। तो राइटर्स नाउ अब जो हुआ वो क्या हुआ कि फैशन, लव अफेयर्स और मैनर्स ऑफ हाई लंदन सोसाइटी देखने को मिले इस एज में। और आगे आप एक देखोगे जो एज आएगी आपकी ऑगस्टन एज, वहां पे न्यू क्लासिसिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो जॉन ड्राइडन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जॉन मिल्टन है इंपॉर्टेंट, और जॉन बुनियन है इंपॉर्टेंट, जिनका वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। और पैराडाइज लॉस्ट तो है ही 1667 का मैग्नम ओपस, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑगस्टन एज की हम बात करेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या था जो आपका ये हुआ है दैट रिस्टोरेशन विथ, रिस्टोरेशन के बाद जो है चीज़ें अलग हो गई हैं, एज ऑफ एनलाइटनमेंट अब आ गई है आपकी फाइनली, और इसको आप ऑगस्टन एज भी कहते हैं। यहाँ पे एक फिर से एक पुनर्जागरण हो रहा है चीज़ों का, ठीक है। इसको ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि राइटर्स जो हैं दे वो राइटर्स खुद को, मतलब बेसिकली आप देखोगे तो वो खुद में एक प्राइड लेते थे, और वो राइटर्स खुद को कंपेयर करते थे टू द वेरी ओन वर्जिल, होरेस, ओविड, उन जैसे राइटर्स को इमिटेट करना चाहते थे, और उनसे जो है वो कंपैरिजन करते थे, जो कि रोमन एम्परर थे ऑगस्टस। अब जो ये ओविड है,
होरेस हैं, वर्जिल हैं, ये सभी जो राइटर्स हैं ये किंग ऑगस्टस के रेन और रूल में लिखते थे, ठीक है, किंग ऑगस्टस के रेन में लिखते थे। तो जो किंग ऑगस्टस के में लिखते थे, इसी वजह से इस एज का नाम ऑगस्टन एज पड़ गया, क्योंकि जो ऑगस्टन एज के राइटर्स हैं वो इन्हीं राइटर्स को इमिटेट कर रहे हैं। यस, तो इस वजह से इसको ऑगस्टन एज कहते हैं, ठीक है। तो रिस्टोरेशन वेट का आपको पता चल गया है, और ऑगस्टन एज नेम्ड आफ्टर द रोमन पोएट्स अंडर एम्परर ऑगस्टस, ठीक है, ठीक है। अभी इसके साथ साथ हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि शुरू हुआ था, और कुछ क्राउडेड सिटीज थे, है ना, उधर इंग्लिश लाइफ जो है एकदम से स्पीड अप होती जा रही थी, और इंडस्ट्रीज जो है सेटअप होती जा रही थी। कॉफी हाउस कल्चर, पीरियोडिकल्स, अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस, ये सब हमें देखने को हिस्टोरिकली यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दो ग्रेट रेवोल्यूशंस थे भाई, मैंने आपको बताया, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी था, ठीक है। रीजन, ऑर्डर एंड गुड सेंस आर द ग्रेट ऑगस्टन वैल्यूज। अभी ऑगस्टन राइटिंग्स जो हैं इनमें रीजन, ऑर्डर, गुड सेंस, ये तीनों चीजें अच्छे से, मतलब वो कहते हैं ना, कूट कूट के भरी है इनके वर्क्स में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। सेटायर देखने को मिलेगा, इज द फेवरेट वेपन, है ना, किसी को सेटायर करना है, किसी पे व्यंग कसना है, किसी को किसी की आलोचना करनी है, तो वो क्या यूज करेंगे, सेटायर फॉर्म यूज करेंगे, और सबसे ज्यादा इस एज में यूज होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे इंग्लिश नॉवल का यहीं पे जन्म होता है भाई, इंग्लिश नॉवेल्स का जन्म हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए, ठीक है। तो ये ऑगस्टन एज है, एनलाइटनमेंट एज है, जहां पे इंग्लिश नॉवल आ रही है, एंड ग्रोज क्विकली इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे कि फिर आप देखोगे क्यों कह रही हूं मैं इसको कि नॉवेल्स आ रही हैं, क्योंकि जो पिकारेस्क नॉवल है, सेंटिमेंटल नॉवल है, एपिस्टलरी है, एपिस्टलरी जिसको आप लेटर फॉर्म, जो लेटर्स के फॉर्म में लिखी जा सकती है, पिकारेस्क वर्क होता है, एक वेंडरिंग हीरो है, उसकी बातें हो रही हैं, ठीक है। सेंटिमेंटल नॉवल है जिसमें भर भर के आंसू आ रहे हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही है, मतलब ओवर पावरिंग ऑफ इमोशंस दिख रहा है, ऐसी फ्लरिशिंग दिख रही है। तो ये अलग अलग नॉवल के टाइप्स हैं, और यहाँ पे इसको, इस पर्टिकुलर एज को इंग्लिश नॉवल एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इस तरह की नॉवेल्स उमड़ कर आई हैं, ठीक है, और इस एज को ऑगस्टन एज का, ठीक है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर पोप, हमें पता ही है ना, यही तो इमिटेट कर रहे थे पहले की लाइक क्लासेसिस को, तो इसलिए न्यू क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं। रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक है ना, उस लेडी का व्हाट वाज हर नेम, आई डोंट नो, बेलिंडा, है ना, तो बेलिंडा का जो लॉक है, वो लॉक ऑफ द हर हेयर, वो जो है कट जाता है, और उसके बाद वो दो घरों की लड़ाई होती है, वो सारी स्टोरी आपको पता ही होगी, है ना। तो एक पैटी सी, एक छोटी सी स्कर्मिश को, एक छोटी सी झगड़े को जो है एक बड़ा मोड़, एक पूरी पैराडाइज लॉस्ट की तरह एक एपिक बना दिया गया है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, है ना। एक बालों, एक नॉर्मल लेडी के बालों का कटना, एक जो मतलब गॉड्स की फाइट होती है ना, पूरी प्रॉपर वाली फाइट, उससे कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉक एपिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा इन रेप ऑफ द लॉक। फिर जॉनथन स्विफ्ट है आपको पता ही है कि ये भी सटायर के द किंग ऑफ सटायर, गुलिवर ट्रेवल्स लिखते हैं, पॉलिटिकल सटायर है। फिर नॉवेलिस्ट हैं डेनियल डेफू देखने को मिलेंगे, जो कि रोबिन्सन क्रूसो लिख रहे हैं, सैमुअल रिचार्डसन लिख रहे हैं, पामेला, और हेनरी फील्डिंग आपके लिख रहे हैं टॉम जोन्स, है। तो ये नॉवेलिस्ट हैं भाई, नॉवल आ रही है, बढ़ चढ़ के आ रही है, किस टाइम पे आ रही है, इस टाइम पे, ठीक है। ये ओवरव्यू आपको मिल गया है। अभी वास्तवमोल सुपर बस आ गई है, सब के सब ध्यान दें, है ना। तो ये आपकी आ गई है आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट डिक्शनरी 1755 में, जिसको बोला जाता है वास्तवमोल सुपर बस, आज तक की सबसे बड़ी डिक्शनरी, जो कि कौन लेकर आया है, सैमुअल जॉनसन, ठीक है। ये ऑथर हैं और ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट से, रोमांटिक एज की हम सारी बातें करेंगे कि रोमांटिक एज में आखिर क्या हुआ, और ये एज, कुछ एग्जाम्स कैसे हैं भाई आपको पता है, वो रोमांटिक एज से ही अपना सिलेबस शुरू कर, है ना। तो बस देख लेते हैं कि किस तरह से जो है पोइट्री, कैसे पोइट्री इज कैचिंग द फायर नाउ,
ठीक है, नाउ द बॉल इज इन योर कॉर्ट, है ना, तो पोइट्री के वाले हिस्से में है। ठीक है, तो रोमांटिक एज में यही है कि 1798 में प्रस्ताव रखा गया, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर कर दिया किसका, जो है लिरिकल बैलेड्स मैनिफेस्टो रिलीज। ठीक है, और इसी के साथ आपकी आ गई क्या, रोमांटिक एज। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स निकाला और शुरू हो गई आपकी रोमांटिक एज। अभी रोमांटिक एज क्या करेगी, सब हटाओ सब हटाओ, हम आए हैं अपने आइडियाज लेकर, हमें नेचर में घूमना बहुत पसंद है, हमें ऑर्डिनरी बातें करनी पसंद है, और हम करते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर से जो है ओवर पावरिंग लगने लगी और चीजें यहीं फिसल गई। रोमांटिक एज की बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश पोइट्री कॉट फायर। इंग्लिश पोइट्री, अब देखो पहले नॉवेल्स थी भाई, अब नॉवेल से एकदम लिटरेरी फॉर्म शिफ्ट हो रहा है, पोइट्री पे आ गया, तो पूरी एज ही बदल गई, रोमांटिक एज आ गई। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन रहेगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, 1789। ठीक है, जिसने आइडियाज दिए फ्रीडम, और राइटर्स टर्न करने लगे नेचर की तरफ, झुकाव होने लगा नेचर की तरफ। ठीक है, तो एज जो है 1832 में इट एंड्स विद द फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट बेसिकली। ठीक है, कुछ राइटर्स इसको 1850 मतलब द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ तक भी ले जाते हैं। ठीक है, वैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स में 1832 तक ये एज रहता है। इमोशन यहाँ पे रीजन को ओवर पावर कर रहा है, कि रीजन कुछ नहीं होता, हर टाइम पे लॉजिक और फैक्ट्स में हर टाइम पे आदमी को नहीं रहना चाहिए, और आदमी को लॉजिक से थोड़ा हट के इमोशंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो नेचर इज ट्रीटेड एज सेक्रेड, है ना, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वर्ड्सवर्थ क्या करेंगे, आपको नेचर में लेके जाएंगे, है ना, अगर आप खुश हैं तो वर्ड्सवर्थ आपको नेचर में लेकर जाएंगे, अगर आप बहुत परेशान हैं, कुछ लॉस आपको हुआ है, तो भी वर्ड्सवर्थ नेचर में लेके जाएंगे। तो अल्टीमेट हीलिंग कौन करेगा, रोमांटिक एज में नेचर करेगा। ठीक है, चलिए, तो नेचर इज ट्रीटेड एज सेक्रेड, फिर इमेजिनेशन जैसी क्वालिटीज सुप्रीम मानी गई हैं, सुपर नेचुरल जैसे एलिमेंट्स आए हैं, किसके थ्रू, कॉलरिज के थ्रू। ठीक है, और मिडिवल एंड एग्जॉटिक फैसिनेशन भी हुआ है राइटर्स का। अब यहाँ पे रोमांटिक एज में ना राइटर्स दो तरह के हैं। ठीक है, आप देखोगे राइटर्स दो तरह के हैं, पहले वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड विलियम ब्लेक, इनको पुट करते हैं फर्स्ट जनरेशन राइटर्स में। ठीक है, और जो सेकंड जनरेशन राइटर्स हैं वो लॉर्ड बायरन, पीबी शेले एंड जॉन कीट्स, ये तीन राइटर्स आपके सेकंड जनरेशन राइटर्स बोले जाते हैं। ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रोमांटिक एज का तो भाई चप्पा चप्पा इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्किप ही नहीं कर सकते। ठीक है, और जब हम रोमांटिक एज पे तो रोमांटिक एज पे ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर है। ठीक है, ऑन गेट सेट क्लासेस यू विल फाइंड अ लेक्चर, प्रॉपर थंबनेल में आपको रोमांटिक लिटरेचर दिखेगा और रोमांटिक एज दिखेगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को क्विकली एक ही वीडियो में, एक ही सेशन में सम अप किया है, आप उसे जरूर विजिट करें। ठीक है, आई रिकमेंड यू कि आप उसे जरूर देखें, और बाकी इस एज के बारे में जानने के लिए इसी सीरीज को आप फॉलो। ठीक है, चलिए, तो ये जो दो जनरेशंस थी, और नॉवलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जेन ऑस्टन, मैरी शेले, है ना, ये कंपटीशन चल रहा था एक, तब उन्होंने फ्रैंकेनस्टीन लिखी थी, तो और ये एक ही नॉवल से पॉपुलर हो गई थी, है ना, द वाइफ ऑफ पीबी शेले, मैरी शेले, है ना, तो ये उनका। नेक्स्ट हम देखते हैं विक्टोरियन एज, चलो जल्दी जल्दी से सारी एजेस कवर कर रहे हैं, फटाफट से देखते हैं। अब विक्टोरियन एज में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है चीजें और भी ज्यादा बदल गई हैं, और क्वीन विक्टोरिया आ गई हैं ट्रोन पे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 64 लॉन्ग ईयर्स तक जो है क्वीन विक्टोरिया का शासन रहा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड इसको मॉडर्न इंडिया ब्रिटिश हिस्ट्री का कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर इस टाइम पे क्या कर रहा था, ब्रिटिश एम्पायर ना जैसे जैसे किंग्स अपना रूल करते हुए आ रहे हैं, आपको पता ही है सारा। ठीक है, तो अब क्वीन विक्टोरिया के हाथ में आ गई है बागडोर। ठीक है, और पूरे मतलब दे से दैट सन नेवर सेट्स इन चेन, है ना, कि इन इंग्लैंड कि कभी सूर्य जो है अस्त होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे
आप देखोगे इसी समय पे इंडिया, है ना, द सन नेवर सेट ऑन इट, एंड जो इंडिया था इट वाज द ज्यूल इन द क्राउन इन 1858 आफ्टर द क्राउन टुक ओवर डायरेक्टली फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो है इंडिया तक भी शासन आ गया है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसे चलती जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा विक्टोरियन एज में। और सन नेवर सेट्स इन ग्रेट ब्रिटेन, क्यों भाई, क्यों सूर्य अस्त नहीं होता? क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज को अब तक जो है ब्रिटेन रूल करने लगा है कि कहीं ना कहीं तो डे होगा, ठीक है। दैट इज व्हाई दे से दैट सन नेवर सेट्स इन, दिस इज व्हाई। नाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रीच्ड टू इट्स पीक्स। सबसे ज्यादा जो इस टाइम के वर्क्स हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेट एग्जीबिशन 1851 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दिखाएगा कि ब्रिटिश इंजीनियर्स कितने वाकई में बहुत टैलेंटेड लोग हैं और उनकी जो है ग्रेट एग्जीबिशन में उनके टैलेंट देखने को मिलेंगे। फिर चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इवोल्यूशन ऑफ लाइक नेचुरल सिलेक्शन डीपली, और ये देखोगे कि जो इसका नेचुरल सिलेक्शन वाला प्रोसेस है डीपली शूक द ट्रेडिशनल फेथ। आप देखोगे चार्ल्स डार्विन ने जैसे ही अपना ओरिजिन ऑफ स्पीशीज रिलीज किया तो जो फेथ था ना रिलीजन पे वो सारा उठ गया और वापस रीजन पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। अभी आप देखोगे चाइल्ड लेबर हो रहा है, पोवर्टी हो रही है, मतलब डार्कर साइड। चार्ल्स डिकिंस जैसे राइटर्स है ना, और उन्हीं के जैसे अगर आप कहो, डिकिंस को हम कहते हैं आनंद ऑफ द वेस्ट, है ना। डिकिंस ऑफ द ईस्ट कहते हैं मुल्कराज आनंद को, तो उनको कहते हैं आनंद ऑफ द वेस्ट, है ना। तो बस वही है, सिमिलर थीम्स पे लिखते हैं। तो वो रियलिज्म एंड ऑल हमें इन्हीं के वर्क्स में देखने, चार्ल्स डिकिंस, और वो इसी एज के राइटर हैं, विक्टोरियन एज। रियलिज्म, सोसाइटी को यूं का यूं दिखाया है अपने में, ठीक है। चलिए, तो रोमांटिक फायर, जो वो आग लगी थी रोमांटिक वाली कि भाई सब नेचर नेचर ही सब कुछ है, वो कूल डाउन हो गई है कब? 1832 में। और एक नई एज आई है जो क्वीन विक्टोरिया के अंडर में हुआ है, सब 1837 से 1901 तक का टाइम पीरियड। इसको हम कहते हैं विक्टोरियन एज। अब इसमें क्या हो रहा है, ब्रिटिश एम्पायर बिकेम द लार्जेस्ट एवर सीन, क्योंकि ये इतना कॉलोनाइज कर चुका है कंट्रीज को कि ये चीजें जो हैं अब एक्सपैंड होने लगी है, ठीक है। तो अब आप देखोगे एक मोरल सीरियसनेस भी आपको जो है देखने को मिलेगी। 1859 में चार्ल्स डार्विन का ये वर्क आता है और ये रिलीजियस फेथ को हिला देता है, ठीक है, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसी चीजें आती हैं। फिर रियलिज्म में क्या होता है, वो रोल नॉवल की थीम बन गया है, भाई सच्चाई दिखाएंगे, सोसाइटी का आईना दिखाएंगे, रियलिज्म होगा। अ डीप मोरल सीरियसनेस रन्स थ्रू विक्टोरियन लिटरेचर, है ना, जैसे डिकिंस के वर्क्स में हमें देखने को मिलता है। डाउट वर्सेस फेथ बिकम्स अ मेजर स्ट्रगल आफ्टर डार्विन। जैसे ही डार्विन ने अपने वर्क रिलीज किए तो ये वाला जो है डिबेटिंग शुरू हो गई। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग परफेक्ट करें, यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको पता ही होगा, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस हैं जिसके लिए, ठीक है। ये यहाँ पे पनपने लगे हैं, यहाँ पे शुरुआत हुई है इनकी। और साथ में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन गिव्स दिस एज इट्स मोस्ट म्यूजिकल पोइट्री, ठीक है। यहाँ पे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइट्री बहुत फेमस हुई साथ में, ठीक है। फिर चार्ल्स डिकिंस तो आपको पता ही है, द मास्टर ऑफ सोशल क्रिटिक, है ना। तो ऑलिवर ट्विस्ट लिखते हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, डेविड कॉपरफील्ड, उनका थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल टाइप ऑफ। टेनिसन लिखते हैं इन मेमोरियम, है ना। अर्थर हयाम करके जो है उनकी उसके लिए एलिजी लिखते हैं ये। फिर ब्रॉन्टे सिस्टर्स आपको पता ही है भाई, जेन आयर की वुदरिंग हाइट्स, जॉर्ज ब्रॉन्टे सिस्टर्स ना, शार्लोट ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे एंड एमिली ब्रॉन्टे, है ना। तो वो सब सिस्टर्स के बारे में है और इन्हीं का वर्क है, शार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयर। और वुदरिंग हाइट्स किसका वर्क है? वुदरिंग हाइट्स इज, come on, like I'm missing such important thing, it's by Emily Bronte। एमिली ब्रॉन्टे का वर्क है वुदरिंग हाइट्स। एंड ब्रॉन्टे ने लिखा था ऑग्नेस ग्रे एंड द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, तो वो सब ब्रॉन्टे सिस्टर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर जॉर्ज एलियट मिडल मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ये थोड़ा पॉलिटिकल नोट पे चला जाता है। थॉमस हार्डी का वर्क है टेस्ट ऑफ द उबेविलिस। देखो एक चीज मैं आपको अभी बता देती हूँ, और ऑस्कर वाइल्ड देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्थेटिक मूवमेंट रिलीज हुए हैं यहाँ पे, आर्ट फॉर आर्ट सेक, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, लेडी विंडमेयर्स फैन, बहुत सारे वर्क्स हैं इनके ऑस्कर वाइल्ड के, और एस्थेटिक मूवमेंट शुरू हुई है। देखो यहाँ पे जो राइटर्स है ना, ये जितने भी ऑथर्स विक्टोरियन लिटरेचर, तो ये जितने भी ऑथर्स हैं विक्टोरियन लिटरेचर के, ये हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, ठीक है। तो आपको जब देखो, नेसेसरली आपको ये सेशन, इसका पहला सेशन आप देख लेना, मैंने पूरी मतलब ओल्ड एंग्लो सेक्सन एज से शुरू किया था, और सारा लाइक डाउन द लाइन मैंने आपको समझाया है कि कैसे कैसे रूल्स जो है शिफ्ट हुए हैं इन द इंग्लिश रूलिंग, इन द अमंग द इंग्लिश रूलर्स, ठीक है, और कैसे कैसे क्राउन शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम विक्टोरियन एज पे आ गए हैं, और जैसे जैसे हम रोमांटिक एज को क्रॉस करते हुए विक्टोरियंस के थ्रू लाइक डाउन द लाइन हम जा रहे हैं, तब तब आपको पता चल रहा है कि हर टीचिंग एग्जाम से, नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी इंटरव्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। भाई आपका बेस ही नहीं होगा, आपको हिस्टोरिकल चीजें ही नहीं पता होगी, तो आप लोग जो है उस समय के वर्क्स को कैसे रेजोनेट करोगे, है ना, वो वेवलेंथ, वो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, टू गिव यू द बेस फॉर इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। सो इफ यू आर लाइकिंग इट, इफ यू आर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स, डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, ठीक है। लाइक बटन आप जरूर प्रेस करें, और इट मोटिवेट्स अस एंड हेल्प्स अस ब्रिंग बेटर एंड न्यूअर सेशंस, ठीक है। मॉडर्न एज की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे फटाफट से मॉडर्न एज के बारे में, ठीक है। तो मॉडर्न एज में क्या हुआ था, आपको पता ही है, क्वीन विक्टोरिया 1901 में शी पास्ड अवे। तो उसके बाद हर सन किंग एडवर्ड द सेवेंथ जो है अब इंग्लिश क्राउन लेते हैं, है ना, ही इज सक्सीडिंग द क्राउन नाउ एंड मोर अनसर्टेन वर्ल्ड बिगैन। तो आप देखोगे कि अब आ गई वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है, टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, और 1914 से 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और फिर लगभग 1939-40 के आसपास अप टिल योर 1945 आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो इस पीरियड में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी वर्ल्ड वॉर्स, और उसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन साथ में साइमल्टेनियसली चल रहा है, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, है ना। तो ये सब चीज़ें मिलाकर जो है आप देखोगे, साथ में हिटलर भी आए थे 1930s के आसपास, आपको हिटलर का भी रूल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है चीज़ें आप हो रही थी, और लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रेट डिप्रेशन, और साथ में आपके वॉर पोएट्स, साथ में आपके सिगमंड फ्रॉइड, साइको एनालिसिस क्रिटिसिज्म, और मतलब बराबर एकदम बराबर जो ये सब हो रहा था ना हिस्ट्री में, ये सब उनके वर्क्स में रिफ्लेक्ट था, ठीक है। फिर साथ में अल्बर्ट आइंस्टीन जो है अपना स्पेस एंड टाइम को लेकर जो है अपनी फिजिक्स लेकर आते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है देखने को मिलती, ठीक है। चलिए बात करते हैं ओल्ड सर्टेनिटीज जो थी ना, आज तक की जो धारणाएं थी ना, जो चीजें आज तक डेवलप हुई थी, ओल्ड सर्टेनिटीज थी, वो सब शैटर हो गई हैं, सबके वहम यहाँ पर दूर हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो गई हैं भयंकर लड़ाइयाँ, जिनको आप विश्व युद्ध कहते हो, 2 वर्ल्ड वॉर्स, है ना। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे आप सिग्निफिकेंटली देख सकते हो, ये हुई, और पुरानी धारणाएं सब खत्म हो गई, ठीक है। 1922 वाला जो ईयर है, एनस मिराबिलिस, यू कैन से द ईयर ऑफ वंडर, मिराकुलस वंडर्स, है ना। तो वो मॉडर्निज्म आने लगा, और उसमें आप देखोगे मॉडर्निज्म जब आया तो जेम्स जॉयस, टीएस एलियट, ऐसे लोग पॉपुलर हुए, और इनके वर्क्स जैसे यूलिसिस, है ना, जेम्स जॉयस का यूलिसिस, और साथ में टीएस एलियट का वेस्टलैंड,
एमिनेंट, है ना, जिसको क्या नाम है, एजरा पाउंड ने क्या किया था, उसको फिर से क्राफ्टिंग की थी, उसकी वो कई हजार लाइंस की जो पोम थी उसको उसने मेयरली 433 लाइंस में शॉर्टन अप कर दिया था, और जिसकी वजह से एलियट ने एजरा पाउंड को बोला था द बेटर क्राफ्ट्समैन, और उन्हीं वर्ड्स में कोट करें तो इल मिग्लियोर फाब्रो, द बेटर क्राफ्ट्समैन, क्योंकि इतना बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मेयरली 433 लाइंस में रिड्यूस कर दिया, तो उससे बेटर क्राफ्ट्समैन कौन होगा, है ना। तो ये सब मॉडर्निज्म, ये सब आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो एक ईयर है 1922, और जेम्स जॉयस का ये वाला, और टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड। अब मॉडर्निज्म इज अ डेलिबरेट ब्रेक फ्रॉम ओल्ड फॉर्म्स, है ना, तो मेक इट न्यू, नया बनाओ भाई सब कुछ। पहले सब आप देखो, हर एज क्या कर रही है, पहले वाले ट्रेडिशन को खत्म कर देती है और कहती है मेक इट न्यू, अब कुछ नया, है ना, और जो पीछे रह गया वो पीछे ही रह जाता है ना। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी मॉडर्निज्म वाले ट्रेड्स में भी, ठीक है। तो मेक इट न्यू कॉन्सेप्ट आया, लेट्स मेक इट न्यू, इधर से उठाओ, इधर से फाड़ो, इधर से ले लो, उधर से ले लो, सब पेस्ट कर दो, पैस्टीच जैसी चीजें आपको इसमें देख, और वेस्टलैंड भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। टी.एस. एलियट जैसे राइटर्स एंड अप कर रहे हैं उसको ऐसे वर्ड्स में, तो ये सब डिप्रेशन, मॉडर्न ग्रेट डिप्रेशन के बाद, वर्ल्ड वॉर्स के बाद चीजें बहुत शिफ्ट हुई, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस टाइम की कौन सी थी भाई, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें आपको पता है ये सिंपल सी चीज है कि भाई कोई भी राइटर जब कैरेक्टर के माइंड में घुस जाता है और जो कैरेक्टर के माइंड में चल रहा है उसको यूं का यूं लिखने लगता है, उसकी फीलिंग्स को यूं की यूं लिखने लगता है, उसी को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न एज की, इसे आप नाम, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आई, इनर फ्लो ऑफ थॉट्स जिसको बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड एलियनेशन, ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। आपका सिंपल क्वेश्चन आएगा मॉडर्न एज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, और ऑप्शंस में इनकी लाइंस होंगी कहीं कहीं पर किसी किसी तरह से, है ना, चेंजिंग ऑफ वर्ड्स करके, है ना, उनको क्या बोलते हैं उसको, अरे जो वो करते हैं शेक्सपियर की हीरोइंस करती हैं, चलो कमेंट्स में बताओ, ठीक है। मैं मिस कर देती हूँ काफी बार वर्ड्स को, अल्टीमेटली आई यू नो वी आर नॉट मशीन्स, है ना, वी आर ह्यूमंस, तो मिस कर देते हैं उसको, और आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, अरे जिसमें वो करते हैं, वो अटायर चेंज करते हैं, और आई एम नॉट गेटिंग, आई एम जस्ट स्किपिंग, पुट इन द कमेंट्स प्लीज, ओके, ठीक है। तो ये है फ्रेगमेंटेशन और एलियनेशन, ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे रन थ्रू मोस्ट वर्क्स वाइल फ्री वर्स बिकम्स कॉमन, फ्री वर्स आ गया, ठीक है। नाउ टी.एस. एलियट का वर्क है वेस्टलैंड 1922 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। W.B. ईट्स का वर्क है सेकेंड कमिंग, इसे आप नहीं भूल सकते, वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स जॉयस यूलिसीज, देखो इनका ईयर देख लो, दोनों को याद रखना भाई, वेस्टलैंड और यूलिसीज 1922। वर्जीनिया वुल्फ आ रही हैं मिसेस डेलोवे लेकर, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्जीनिया वुल्फ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजेदार लिखा है इन्होंने, ठीक है। वॉर पॉइट्स हैं जैसे विल्फ्रेड ओवन, सिगफ्रिड ससून जैसे राइटर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 के शेल शॉक, ट्रॉमा, इन सब चीजों को बताते हैं कि भाई बहुत दर्द है भाई, चीज बहुत दर्द है, और मीनिंगलेसनेस बहुत है लाइफ में, ये नहीं पता आप कुछ कर रहे हैं एकदम से ऊपर से कुछ आकर गिर रहा है ना, और जापान में हिरोशिमा नागासाकी जैसा सीन बन रहा है, तो वो सब चल रहा था। अब इसी के बीच में लाइफ को जीने के लिए अंदर से इंस्पिरेशन आए, ऐसा कैसे हो सकता ना, तो ये मीनिंगलेसनेस बहुत ज्यादा थी इस टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न एज पर आ गए हैं। अब देखिए हम आ चुके हैं प्रेजेंट तक, इसी एज को आप प्रेजेंट में कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के साथ लेकर आइए, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई है, फाइनली एंड हो जाती है, और ये आप देखोगे कि कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो पॉलिटिक्स को जो है शेप करती है, और आज तक भी जो है आपको पता है कि नेशन वाइड क्या चल रही है, अगर विजुअल वॉर लाइक यूके एंड ईरान, व्हाट वी से यूएसए एंड ईरान अगर नहीं चल रही है तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चल रही है ना, तो ये सब तो भाई हो ही रहा है। तो ये आप देख लीजिए, तो ब्रिटिश एम्पायर ब्रोक अप, है ना,
इंडिया ने ले ली भाई अपनी आजादी 1947 में, अफ्रीका ने भी ले ली और एशिया ने भी ले ली, सब आजाद हो गए। इंटरनेट आ गया 1990s में, इसने स्टोरी टेलिंग वाली जो कला थी उसी को बदल डाला। और अब आप देखोगे लाइक इवन द रिसर्चर्स हैं जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, लाइक इवन आफ्टर आई लाइक क्वालिफाइड माई JRF, तो उसके बाद इवन मेरे लिए भी ये डिबेटेबल हो गया कि मेरे को कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए फॉर द प्रॉपर रिसर्च। अल्टीमेटली आई हैव लाइक माई ओन रीजंस टू परस्यू अ टॉपिक, लेकिन जो इंटरनेट वाली एज थी ना उसने स्टोरी टेलिंग पूरा चेंज कर दिया, और अब आ गया डिजिटल ह्यूमैनिटीज, डिजिटल डिस्टोपिया, और बहुत सारी नई चीजें आ रही है, ब्लू ह्यूमैनिटीज आ रही हैं, क्लाइमेट फिक्शन आ रहा है, बहुत सारी नई चीजें अब तक आ रही हैं। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स आए। पोस्ट कॉलोनियल किनको कहते हैं भाई? जो कोलोनियलाइजेशन जहां पे खत्म हो चुका है और अब जो है वो अपनी राइटिंग्स में अपना दुख दर्द सब व्यक्त कर रहे हैं, वो वाले राइटर्स पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स। दे जॉइंड द इंग्लिश स्ट्रीम और वो इंग्लिश में लिखने लगे, इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने अपना एक पूरा जो है एक पर्टिकुलर अपना बनाया, पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स एक सेक्शन बनाया, राइट। अब पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है? दे डाउट ऑल ग्रैंड नैरेटिव्स। अब पोस्ट मॉडर्निज्म ग्रैंड नैरेटिव्स को डाउट करते हैं, ठीक है। आयरनी, पैरोडी एंड प्लेफुलनेस आर एवरीवेयर। मेटा फिक्शन देखोगे, फिक्शन दैट नोज इट इज फिक्शन, इजी ना। एंड इंटरटेक्सचुअलिटी, जूलिया क्रिस्टिवा वाली है ना, ये सब आपको देखने को मिलेगी, ये पॉपुलर हो गई है। थीम ऑफ आइडेंटिटी, रेस एंड मैजिकल रियलिज्म किसने दिया? सलमान रश्दी वाला, वो सब सेंट्रल हो गई। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोस्ट मॉडर्न एज के। और वो फ्रेगमेंटेशन, वो सब किसके थे? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो सब मॉडर्निज्म के थे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब राइटर्स आए थिएटर ऑफ एब्सर्ड से, वेटिंग फॉर गोडो है ना, वेटिंग फॉर गोडो राइटर आए। किसका वेट कर रहे हो? पता नहीं किसका, कोई तो आएगा किसी दिन तो गोडो आएगा, वेटिंग फॉर गोडो आ गए, ठीक है। तो सैमुअल बेकेट, फिर हेरोल्ड पिंटर, पिंटर पॉल्स पता होगा आपको इनका, है ना, वो सेशोरा था ना ओल्ड एंग्लो सैक्सन एज का, वो अलग था। पिंटर पॉल्स यहाँ पे कह रहा है एक पल रुको, जो बस वो पिंटर पॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो द केयर टेकर इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर सलमान रश्दी हमने देखे, मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981, वेरी फेमस वर्क, ऑल बोर्न एट 12। सीमस हीनी, इनको नोबेल प्राइज मिला 1995 में, वेरी इंपॉर्टेंट, डिगिन जैसे वर्क्स इन्होंने लिखे, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं जेडी स्मिथ, हिलैरी मेंटल एंड ऑल, है ना, ये सब राइटर्स भी हैं। तो फाइनली जो ये लंबी सी नदी बहती हुई आ रही है ना, इट हैज बीन फ्लोइंग फॉर मोर देन 1500 years, है ना। तो इंग्लिश लिटरेचर लाइक डू यू नो वेयर हैव आई कम टू, वेयर डू वी स्टैंड टुडे, अब हम कहाँ हैं, ठीक है। तो सब कुछ आप देखोगे 1500 साल हो गए हैं भाई, चीजें लिखती हुई आ रही है ना। कभी आप देखोगे कि एकदम से एक बेंड आ रहा है रिवर में, ठीक है, एलिजाबेथन एज की तरह ये नदी शांत हो जाती है, और कभी कभी ऑन द रॉकी फ्रंट्स जब ये नदी चलती है तो सिविल वॉर, इंटरगनम और उस टाइप पे वाइल्ड एंड मॉडर्न हो जाती है, लाइक अवर ओन टाइम्स, है ना। तो ये सब इसमें देखने को मिलेगा। और साथ में हमने देखा कि किस तरह से वर्ल्ड में चीजें कैसे हो रही थी, हमने साथ में अंदर ही अंदर हिस्ट्री पढ़ डाली, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको मैपिंग मिल गई होगी, आई एम श्योर। साथ में हमने देखा कि राइटर्स उस समय कैसे सोच रहे थे, थीम, स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने ये सब देखा, और मेजर ऑथर्स एंड राइटर्स को राइट एजेस में प्लेस किया, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप देखिए हम 2026 में आ चुके हैं और ऑफिशियली पोस्ट मॉडर्न एज में, ठीक है। और स्कॉलर्स इनको न्यूअर नेम्स भी देते हैं, जैसे इसको लिटरेचर या पोस्ट मॉडर्निज्म भी बोलते हैं, बट मोस्ट यूनिवर्सिटीज स्टिल प्लेस दिस विद इन द लार्जर पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। अब इंडिया में आप ये फेमस राइटर्स हैं अभी, अरुंधति रॉय, अमिताव घोष एंड मेनी मोर, अभी तो और भी हैं, राइट। नाइजीरिया में ऑथर्स हैं चिमानंदा नगोजी एडिची। ब्रिटेन में अभी पॉपुलर जेडी स्मिथ, काजो इशिगुरो, हिलेरी मेंटल, है ना, तो ये सभी राइटर्स आए हैं। करीबियन लिटरेचर पॉपुलर हो रही है, अफ्रीकन पॉपुलर हो रही है, और सब शेयर कर रहे हैं द सेम इंग्लिश स्टेज। सो गाइज, अगर आपने इन 2 सेशंस में एक पूरा हिस्ट्री जान लिया है,
तो कंग्रेचुलेशंस, आपको पता चल चुका है कि भाई बेस क्या है। आगे आप इतना कुछ पढ़ोगे, इन्हीं एजेस में आप डुबकी लगाएंगे बार बार और मजा आएगा आपको, है ना। अब हम इन्हीं राइटर्स को डीपली पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से पूछते हैं। अल्टीमेटली अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया है, ठीक है, तो काइंडली सब्सक्राइब विद अस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक करिए सेशन को और साथ में कमेंट कीजिए, ठीक है। जस्ट to pay some to pay not exactly respect, of course not, लेकिन to pay some gratitude कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा या क्या चीज आपको सेशन की अच्छी, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप कमेंट्स में जरूर बताइए। हाउस योर फीडबैक अबाउट कवरिंग कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू हैड फन and the coming lectures we are going to go very deep in each and every period ताकि foundation को और strong बनाए, ठीक है। चलिए, so until then keep this timeline always near you, है ना, और इसको अच्छे से मगअप कर लीजिए कि अच्छा ये राइटर्स इस एज के हैं, ठीक है, और ये टाइम स्पैन इस पर्टिकुलर। So this is all about it and this is Shilpa signing off. Stay fit, stay healthy, stay in the spring of your health, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। और नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो नोट्स के लिए क्वेरीज आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो, साथ में यू हैव आवर कॉन्टैक्ट आईडीज भी हैं इधर हमारी, सो यू कैन ऑल्सो सेंड योर क्वेरीज हियर ऑन दिस नंबर, ठीक है। और जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए अगर आपको नोट्स या फिर पर्टिकुलर लेक्चर्स का जो भी अगर आपको क्वेरी करनी है, यू कैन आस्क, ओके। सो वी आर ready to provide you many amount of like lectures and as well as material, okay. So stay tuned. This is Shilpa signing off. Thank you.